नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, आपसे दो विनती है। पहली कि मेरे वीडियोज को जब भी देखें तो हेडफोन का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि कभी कभी क्लास के अकॉर्डिंग बोलते बोलते कुछ शब्दों को लेकर के कहीं आवाज़ भावना के अनुरूप दब जाती है, कहीं आवाज़ तेज हो जाती है। तो हेडफोन से आपको छोटी छोटी सूक्ष्म बातें भी समझ में आएंगी, भावनाओं का उनमें स्पष्टीकरण आपको दिखेगा। और दूसरी विनती यह है कि 2-3 मिनट के बाद वीडियोस को खूब ध्यान से सुनिए, क्योंकि शुरुआत के 2-3 मिनट कुशल क्षेम पूछने में ही निकल जाते हैं। ऑफलाइन क्लास का बहुत पुराना अनुभव रहा है, 18 वर्षों से यह अनुभव साथ चला आ रहा है। तो आरंभ में पहले कुशल क्षेम पूछते पूछते तो लगता है कि लेट बिगिनर हैं, लेट स्टार्टर हैं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के विकास में अपभ्रंश और औहट के योगदानों को देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष छोड़ करके हिंदी साहित्य के भाषा विज्ञान में यह मुद्दा पूछ ही लिया जाता है। 1 साल बीच करके अनिवार्य रूप में पूछा जाता है। पहले 3 बातें सीखिए। पहली बात कि कोई भी भाषा एक सुदीर्घ प्रक्रिया में विकसित होती है। भाषा अचानक ना तो जन्म लेती है, ना अचानक उसका अवसान होता है। यानी भाषा एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया से विकसित होती है। तो हिंदी का विकास भी एक सुदीर्घकालीन प्रक्रिया को दर्शाता है। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद औहट, और तब जाकर के हिंदी विकसित हुई। हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। दोस्तों, दूसरी बात कि जब किसी भी भाषा के विकास पर आप ध्यान दें या उसको पढ़ें तो भाषा 2 रूपों में विकसित होती है, मौखिक रूप, लिखित रूप। आप यूं भी कह सकते हैं कि मौखिक आम बोलचाल की भाषा है और उसका लिखित रूप या तो साहित्य है या लिपि है। हिंदी भाषा के भी आम बोलचाल मौखिक रूप और लिखित रूप यानी साहित्य। यदि हिंदी के इन दोनों रूपों के विकास पर आप चर्चा कर रहे हैं तो समझिए प्रश्न का उत्तर कंप्लीट है। तीसरी बात, किसी भी भाषा के कुछ तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। वाक्य को ही व्याकरण कहते हैं। यानी किसी भी भाषा के जब विकास को दर्शाएं तो उसके ध्वनिगत विकास को, उसके शब्दगत विकास को और उसके व्याकरणगत विकास को भी दर्शाएं। प्रश्न उठता है कि क्या हिंदी की ध्वनियों, हिंदी के शब्दों और हिंदी के व्याकरण, इन सभी स्तरों पर अपभ्रंश औहट का प्रभाव पड़ा। अब एक चौथी बात कि आपसे पूछा जाता है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। याद रखिए, औहट कुछ और नहीं, परवर्ती अपभ्रंश ही है। यानी औहट अपभ्रंश के बिगड़े रूपों से ही विकसित हुई, इसलिए औहट को परवर्ती, बाद का अपभ्रंश कहा गया। मतलब औहट भी अपभ्रंश है। तो जब भी आप हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योगदानों की चर्चा करें तो चूंकि औहट भी अपभ्रंश है, इसलिए आप दोनों के योगदानों पर चर्चा करें। हिंदी के विकास में अपभ्रंश और औहट दोनों के योगदानों पर बराबर चर्चा करें। दोस्तों, तो किसी भी भाषा के 4 तत्व हैं, जिनमें 3 तत्व अति महत्वपूर्ण, ध्वनि, शब्द और व्याकरण। क्या हिंदी की ध्वनियां अपभ्रंश औहट से विकसित हुई? याद रखिए, अपभ्रंश औहट में कुछ ध्वनियां संस्कृत से जो चली आ रही थी वो परिवर्तित हो गई। यानी संस्कृत से जो ध्वनियां चली आ रही थी अपभ्रंश औहट में विकृत हुई, परिवर्तित हुई। जैसे य का ज, व का ब, ण का न, तालव्य स का दंत्य स, क्ष संयुक्त छ का छ या ख, त्र का त, म का व, ज्ञ का ग, ल का र। अब ये ध्वनियां जो परिवर्तित हुई अपभ्रंश औहट में, हिंदी में हूबहू प्रयोग की गई। कैसे? यह ध्वनि अपभ्रंश औहट में किस में बदली? ज में। आप हिंदी में भी देखिए, सूर्य से सूरज, कोई नहीं कहता है सूर्य निकल आया, लोग कहते हैं सूरज चमक रहा है। कार्य से काज या कारज,
वह ध्वनि ब में बदल गई। कोई नहीं कहता वर्ष, लोग कहते बरस। कोई नहीं कहता वेद, लोग कहते वेद। वह ध्वनि ब में बदल गई। ऐसे ही दोस्तों म ध्वनि व में, कोई नहीं कहता मैं कुमार हूं, लोग कहते मैं कुंवारा हूं। म ध्वनि व में। श्यामल म से व सांवला, भ्रमर म से व भंवरा। तो आप समझिए ऐसे ही ल ध्वनि र में बदल गई। आप देखेंगे श्यामल ल से र सांवरा, है ना। बहुत से क्षेत्रों में आप देखेंगे फल को फर कहते हैं लोग, हल को हर कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी की सभी बोलियों में ये ध्वनियां हूबहू प्रयुक्त हुई, बदलती आई छ ध्वनि ख या छ में। इसीलिए अक्षर को अपने यहाँ पश्चिम के लोग आखर कहते हैं, पूरब वाले अक्षर कहते हैं। इसीलिए मक्षिका को पश्चिम वाले मक्खी, पूरब वाले माछी। यानी अभ्रंश अवहट में जो ध्वनियां परिवर्तित हुई हिंदी की बोलियों में, हिंदी भाषा में हूबहू इस्तेमाल की गई। संस्कृत की ध्वनियां अभ्रंश अवहट में बदली, उन्हीं बदली ध्वनियों का हिंदी में प्रयोग किया गया। अर्थात हिंदी बोलियों या हिंदी भाषा की ध्वनियां अभ्रंश अवहट से आई। बात समझ में आ रही है दोस्तों। दूसरी बात कि हिंदी भाषा की जो शब्द संपदा है वह अभ्रंश अवहट की विशेषताओं के कारण ही विकसित हुई। हिंदी के शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं और ये हिंदी के सभी शब्द अभ्रंश अवहट की विशेषताओं से ही विकसित हुए। अभ्रंश अवहट की पहली विशेषता, यूं तो आप कोई भी क्रम रख सकते हैं मेरे लिए नंबर या आपके लिए। अभ्रंश अवहट की विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता है स्वरागम। स्वरागम कहते हैं अर्ध व्यंजन में एक स्वर जुड़ जाए। तो धर्म, देखिए ऊपर र है, आधा व्यंजन है, आधा र। अब एक स्वर जुड़ जाए तो स्वर का आगमन स्वरागम। तो धर्म से धर्म। बोलिए कार्य, देखिए ऊपर र है, ऊपर वाला वर्ण हमेशा आधा होता है। यदि उसमें एक स्वर जुड़ जाए आधा र में तो कार्य से कारज, यह ध्वनि ज में। सूर्य से सूरज, ऐसे ही कर्म से कर्म। ऐसे ही वर्ष, वह ध्वनि किस में बदल गई? ब में। श ध्वनि दंत्य स में और आधा र से र, बरस। तो अभ्रंश अवहट की एक विशेषता स्वरागम है। इस स्वरागम से जो शब्द बने वो हिंदी में हूबहू अपना लिए गए। कर्म से कर्म, पर्व से परब, सूर्य से सूरज, धैर्य से धीरज, कार्य से कारज, है ना दोस्तों। एक दूसरी विशेषता है दीर्घीकरण या क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। शब्द का जो पहला स्वर है अभ्रंश अवहट में वह दीर्घ में बदल जाता है। यानी संस्कृत के शब्दों का पहला स्वर यदि छोटा है, ह्रस्व है, तो वह अभ्रंश अवहट में दीर्घ में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को दीर्घीकरण या क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण भी कहते हैं। कैसे? मित्र, म में छोटी की मात्रा है। अभ्रंश अवहट में मीत, म में बड़ी की मात्रा और त्र ध्वनि बदल के त, यानी दो नियम हो गए, एक तो ध्वनि परिवर्तन और एक दीर्घीकरण। पुत्र, देखिए प में छोटा उ की मात्रा, संस्कृत का शब्द, लेकिन अभ्रंश अवहट में प में बड़े उ की मात्रा, त्र की जगह त, पूत। ऐसे ही कर्म, देखिए क में अ की मात्रा है, अभ्रंश अवहट में काम, दीर्घीकरण, क से का, प छोटा उ से प बड़ा उ, म छोटी से म बड़ी। शिक्षा, स में छोटी की मात्रा है, लेकिन अभ्रंश अवहट में सीख, स में बड़ी की मात्रा, इसे कहते हैं दीर्घीकरण। दोस्तों एक नियम है स्वरलोप। स्वरलोप में शब्द का पहला स्वर छिप जाता है, लुप्त हो जाता है ना। यदि दीर्घ स्वर है तो छोटा बदल जाता है और पहले से छोटा ह्रस्व स्वर है तो उसका लोप हो जाता है। कैसे? जरा देखिए, दीपावली, द में बड़ी की मात्रा, अभ्रंश अवहट में दीवाली, द में छोटी की मात्रा, है ना। आभीर, अ में बड़े की मात्रा है, अ बड़ा स्वर है, लेकिन अभ्रंश अवहट में अहीर। तो इस प्रक्रिया को स्वरलोप कहते हैं। देखिए हिंदी के जितने शब्द हैं, पहले तो हिंदी की ध्वनियां अभ्रंश अवहट से विकसित हुई,
फिर हिंदी के जितने शब्द हैं वह भ्रंश औहट की विशेषताओं से विकसित हुए। कैसे? स्वरागम से, दीर्घीकरण से, स्वरलोप से। दोस्तों इतना ही नहीं, अल्प्राण का महाप्राणीकरण यह भी एक विशेषता है। अल्प्राण का महाप्राणीकरण किसकी विशेषता है? अभ्रंश औहट की। इससे भी हिंदी के शब्द विकसित हुए। कैसे? अल्प्राण कहते हैं पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि को। अल्प यानी कम, प्राण यानी हवा। संस्कृत के शब्द अभ्रंश औहट में जहां उनमें पहली ध्वनि आई अल्प्राण ध्वनि, वह दूसरी में बदल गई। और नियम यह है कि जिस पहली ध्वनि के ठीक पहले आधा ऊष्म हो, श श स, तो वही पहली ध्वनि दूसरी में बदल गई। मैं शब्द बोलता हूं तो ज्यादा आसानी से पकड़ेंगे आप। हस्त, देखिए त पहली ध्वनि है, पहली ध्वनि त, दूसरी थ में बदल गई। देखिए त कम हवा है, थ अधिक हवा है। अल्प्राण महाप्राणीकरण। हस्त से हाथ। पुस्तक, देखिए प त क, ये तीन पहली ध्वनियां अल्प्राण, कम हवा निकलती है, लेकिन एक पहली ध्वनि के पहले आधा ऊष्म है। पुस्तक, त के पहले आधा स है, तो त ध्वनि ठीक दूसरी, त से दूसरी ध्वनि थ। पुस्तक से पोथी। नई बात समझ में आई? पश्चात, इस शब्द को देखिए, प च त, तीन पहली ध्वनियां हैं। पहली ध्वनि समझ रहे हैं? जैसे क पहली ध्वनि, ख दूसरी ध्वनि, च पहली ध्वनि, छ दूसरी ध्वनि, ट पहली ध्वनि, ठ दूसरी ध्वनि, त पहली, थ दूसरी, प पहली, थ दूसरी। तो दोस्तों अभ्रंश औहट में संस्कृत की जो पहली अल्प्राण ध्वनि है वह महाप्राण में बदल जाती है। संस्कृत के शब्द अगर ऐसे हैं जैसे हस्त, तो त के पहले आधा स, हस्त से हाथ। पुस्तक से पोथी। जरा मस्तक देखिए तो इसमें दो पहली ध्वनि है, त और क, लेकिन किस ध्वनि के पहले आधा स है? त के पहले। तो हर हाल में त थ में। मस्तक से माथा। अब आप बताइए अष्ट, किस पहली ध्वनि के पहले आधा स है? बताएं। अष्ट, ट के पहले आधा स है, तो ट ध्वनि किस में बदलेगी? आठ में। ऐसे ही पश्चात, देखिए तो प च त, तीन पहली ध्वनियां हैं, प च त, किस ध्वनि के पहले आधा स है? पश्चात। च के पहले च अपनी दूसरी ध्वनि में बदल जाएगी, पश्चात से पाछा। इस नियम को अल्प्राण का महाप्राणीकरण कहते हैं, यानी अभ्रंश औहट की विशेषताओं से ही हिंदी के शब्द बने, है ना। तो हिंदी की ध्वनियां भी अभ्रंश औहट से विकसित हुई, हिंदी के शब्द भी अभ्रंश औहट से विकसित हुए। दोस्तों एक नियम है अल्प्राण का महाप्राणीकरण और फिर महाप्राण का ह परिवर्तन। संस्कृत के शब्द में यदि कहीं महाप्राण ध्वनि दूसरी, चौथी, भाई क तो पहली ध्वनि है, ख दूसरी है, ग तीसरी है, घ चौथी है, दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण होती है। संस्कृत के शब्दों में यदि कहीं दूसरी और चौथी ध्वनि हो तो वह अभ्रंश औहट में ह में बदल जाती है। इसे कहते हैं महाप्राण का ह परिवर्तन। बोलिए मेरे साथ, मुख। देखिए तो शब्द में कहा दूसरी चौथी ध्वनि है महाप्राण, ख किस में बदल जाएगी? मुंह। अरे हाँ या ना। आभीर, देखिए तो कहाँ है दूसरी चौथी ध्वनि? प फ ब भ, तो भ ह में बदल जाएगी, अहीर। बोलिए दुर्लभ, कहाँ है महाप्राण ध्वनि? भ, तो दुल्हा। बोलिए गंभीर, भ, गहिरा या गहरा। नई बात समझ में आई? शाखा, साहा। आज भी देखिएगा साह जी, है ना, जो शाख दे, किसी की शाखा हो, ब्रांच हो। तो अभ्रंश औहट की ध्वनियां भी बदली तो हिंदी में उन्हीं का प्रयोग हुआ, यानी अभ्रंश औहट के नियम से जो ध्वनियां बदली हिंदी भाषा में उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग हुआ। अभ्रंश औहट के नियमों से जो शब्द बने वही शब्द हिंदी में हूबहू प्रयोग हुए, है या ना। हस्त से हाथ, मित्र से मीत, पुस्तक से पोथी,
समझिए, पुत्र से पूत, कार्य से काज या कारज, सूर्य से सूरज। तो जिस भाषा की ध्वनि, जिस भाषा के शब्द अभ्रंश अवहट से बने हों, तो हर हाल में कहा जा सकता है कि हिंदी के विकास में अभ्रंश अवहट का योगदान है। दोस्तों, तीसरा चरण है व्याकरण। व्याकरण किसी भी भाषा का परिपक्व रूप है। याद रखिए, ध्वनि तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन व्याकरण से भाषा परिपक्व होता है। व्याकरण से भाषा अपने प्रौढ़ रूप को प्राप्त करती है। किसी भी भाषा का प्रौढ़ परिमार्जित रूप, परिपक्व रूप व्याकरण से विकसित होता है। अभ्रंश अवहट के व्याकरण से ही हिंदी का व्याकरण विकसित हुआ। कैसे? संस्कृत में 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अभ्रंश अवहट में एक वचन और बहुवचन 2 वचन रूप आए। हिंदी में हूबहू वचन के 2 रूप प्रयोग किए गए। दोस्तों, संस्कृत में लिंग 3 रूपों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। लेकिन अभ्रंश अवहट में सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में भी इन्हीं 2 लिंगों को अपनाया गया। दोस्तों, कहते हैं कि हिंदी के जो सार्वनामिक रूप हैं, सर्वनाम, वो भी अभ्रंश अवहट से ही विकसित हुए। अभ्रंश अवहट में मई रूप था, मई, इसी से हिंदी का मय विकसित हुआ। अभ्रंश अवहट में अम्ह था, इसी से हिंदी का हम। अभ्रंश अवहट में अम्हार रूप था, इसी से हिंदी का हमारा। यानी सर्वनाम भी हिंदी के अभ्रंश अवहट से ही विकसित हुए। दोस्तों, कारक के चिन्हों को कारकीय चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। ये परसर्ग भी अभ्रंश अवहट से ही विकसित हुए। कर्ता के लिए ने चिन्ह या ने परसर्ग अवहट में शुरू हुआ और अभ्रंश में नहीं था। आप देखिए, हिंदी की पूर्वी बोलियों में, यानी पूर्वी हिंदी की बोलियों में कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, हम जाएंगे। लेकिन पश्चिमी हिंदी में मैंने दिया, हमने दिया, हमने कहा, मैंने कहा, यानी कर्ता का ने परसर्ग अभ्रंश अवहट से ही हिंदी में आया। करण कारक का परसर्ग अभ्रंश अवहट में सौ और सो था, इसी से हिंदी में सो और से जैसे रूप विकसित हुए। इतना ही नहीं, अभ्रंश अवहट में संबंध कारक के चिन्ह थे केर, केरा, इसी से के, का, के, की। अधिकरण के परसर्ग अभ्रंश अवहट में मह, माह, ऊपरी की तरह थे। हिंदी में मह से ही में, माह से ही में, ऊपरी से ही ऊपर या पै पर बना। तो दोस्तों, अभ्रंश के व्याकरण का भी प्रभाव हिंदी के व्याकरण पर पड़ा। हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। इसकी सभी बोलियों में जो ध्वनियाँ इस्तेमाल होती हैं वो भी अभ्रंश अवहट से आईं। जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो भी अभ्रंश अवहट की विशेषताओं से आए, और जो व्याकरण का स्वरूप विकसित हुआ वो भी अभ्रंश अवहट से आया। दोस्तों, भाषा 2 स्वरूपों में विकसित होती है, एक बोलचाल, एक साहित्यिक भाषा। हिंदी का जो साहित्यिक रूप है उस पर भी अभ्रंश अवहट का व्यापक प्रभाव पड़ा। हिंदी के कई छंद ऐसे थे, जैसे आपने नाम सुना होगा दोहा, चौपाई छंद, वो अभ्रंश अवहट से ही विकसित हो रहे थे। माना गया कि अभ्रंश अवहट में दूहा जैसा छंद था। कई रचनाएं लिखी गई थी, ढोला मारू रात दूहा। जैसे पंडित हरप्रसाद शास्त्री भी एक रचना संकलित करते हैं, बौद्ध गानो दूहा। दूहा, इसी दूहा से हिंदी का दोहा छंद बना। और चौपाई 15 मात्राओं का छंद था, इसी चौपाई का विकास चौपाई में हुआ। दोस्तों, संत तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे भक्तिकालीन रचनाकारों ने 2 छंदों को मिलाकर, दोहा और चौपाई, 2 छंदों को मिलाकर
कड़वक शैली का प्रयोग किया। ये कड़वक शैली भी वास्तव में अपभ्रंश औहट में ही विकसित हुई थी। इसकी शुरुआत स्वयंभू और पुष्पदंत जैसे अपभ्रंश के रचनाकारों ने की। इसीलिए आरंभिक बातों को जरा फिर से दोहराएं, उनकी पुनरावृत्ति करें। कोई भी भाषा अचानक नहीं तो जन्म लेती है, न अचानक मरती है, बल्कि भाषा एक सुदीर्घ प्रक्रिया में विकसित होती है। संस्कृत की ही ध्वनियां अपभ्रंश औहट में विकृत हुई और वही हिंदी में प्रयोग हुई। संस्कृत के शब्द अपभ्रंश औहट के नियमों से बदले, हिंदी में उन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ। संस्कृत का व्याकरण अपभ्रंश औहट में सहज सरल हुआ, उन्हीं व्याकरण के रूपों का प्रयोग हिंदी में हुआ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी। समझते जाइए, बहुत आसान है, इसमें कोई गणित नहीं है, या यूं कहें कि गणित है भी, क्योंकि विज्ञान है, भाषा विज्ञान। तो मेरी विनती याद रखिएगा, पहली विनती कि हेडफोन जरूर लगा लें, भाषा और स्पष्ट सुनाई पड़ेगी। और दूसरी विनती कि 2-3 मिनट बाद जो कुछ हम कह रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, अगले वीडियो तक बने रहें। नमस्ते दोस्तों।